मैं रोशन कुमार यूनिवर्सल प्रोग्राम पॉडकास्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूं, जहां हम गंभीर मुद्दों पे चर्चा तो करते हैं, लेकिन उसके हल इतने बेवकूफ़ी भरे होते हैं कि आपके दिमाग हिल जाए। आज के एपिसोड में हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं, मगध बोझा। आप लोग इन्हें जानते होंगे। ये यूपीएससी के तो नहीं, लेकिन बिहार बोर्ड की तैयारी कराते हैं। और इनके छात्र इतने कमाल के होते हैं कि उन्हें ज्ञान आए या ना आए, लेकिन बिहार बोर्ड में नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो स्वागत करता हूं सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। आप जो यहाँ आए तो आपके जीवन के संघर्षों से हमारे दर्शक भी आज बहुत ही कुछ सीखेंगे, मार्गदर्शक लेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग बढ़ते अपने सवालों की तरफ। तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप गुरु जी से राजनीति में कैसे हैं? देखिए, एक्चुअल बात क्या हुआ, मेरा जो गुरु जी से राजनीतिक की ओर कदम बढ़ाने में, जैसे हम लमसम बात है 2015-16 की, हम अपना एक ट्यूशन खोले। उससे पहले किसी और के यहाँ पे हम ट्यूशन पढ़ाते थे, इंटर मैट्रिक का, लेकिन सैलरी कम था, मेहनत पूरा हम ही करते थे। तो हम क्यों न सोचे कि अपना ही कोचिंग खोल लें। जब 2018 में जब अपना फाइनली कोचिंग हम शुरुआत किए, तो प्रचार प्रसार के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं था जिसे दिखा सके कि ये बच्चा मेरे यहाँ से पढ़ा था और टॉप किया। ऐसा कुछ होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो इसी दौरान हम जो पहले पढ़ाए थे 2014-15 में पढ़ाए थे जो बच्चा लोग का, उसका एक फोटो लगाए और उसका परसेंटेज लिख दिया। लेकिन जो ओरिजिनल जो कोचिंग के जो मालिक था, मेरे पास लीगल नोटिस भेज दिया कि बच्चा मेरे पास पढ़ा, मेरा पास एडमिशन सर्टिफिकेट है और प्रचार ही कर रहा। तो हम समझे कि थाना वगैरह का संभालने के लिए राजनीति होना जरूरी था। इसलिए हम जिला परिषद का चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिए। इस तरह से मेरा विचार बदला। सुनने में तो आया था कि आप जिला परिषद के लिए जब टिकट की मांग कर रहे थे, 2 जगह से आप टिकट की मांग कर रहे थे, मगध बेल्ट में, पूर्वी और पश्चिमी मगध बेल्ट से, लेकिन आपको टिकट मिली नहीं। तो आप फिर कैसे राजनीति में आए? फिर मुखिया के चुनाव आप क्यों लड़े? हाँ देखिए, बात ऐसा है कि हम चाह रहे थे कि पश्चिमी और पूर्वी कहीं से मिल रहा, क्या दोनों जगह से एक साथ लड़ नहीं सकते थे। तो दोनों जगह ट्राई किए, लेकिन दोनों जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। उधर का खुद जो पहले विधायक रह चुका था, वो खुद वहां से लड़ना चाहता था दोनों जगह से। वो भी चाहता था कि हम पश्चिमी से लड़ जाए, पूर्वी से लड़ जाए। तो वहां से हमको मतलब फिर हमको पता चला कि यहाँ से जितना मुश्किल है जिला परिषद में, और साथ ही साथ दलाली भी कर दिया। तो फिर हम सोचे कि नहीं, राजनीति तो आना ही, कहने छोटा ही पद रहे लेकिन आना। तो फिर हम डिसीजन लिए कि ना सब मुखिया में भर देते हैं, मुखिया तो जीत ही जाएंगे। इस वजह से फिर मुखिया की ओर हम रुख ले लिए। फिर तो आप मुखिया के चुनाव भी हार गए। जब आप मुखिया में खड़ा हुए तो आपको मुखिया जीतना चाहिए था, तो क्यों हारे मुखिया के चुनाव, जरा आप बताएंगे? हाँ, एक्चुअली बात ऐसा है कि हम मुखिया के चुनाव के लिए टिकट जब भरे तो प्रचार प्रसार होता है। प्रचार प्रसार निकले, और जब निकले तो प्रचार प्रसार करते दौरान गांव में थोड़ा पतला रास्ता रहता, ज़्यादा चौड़ा नहीं रहता। तो हम अपना स्कॉर्पियो इधर से लेके जा रहे थे। पूरा प्रचार के लिए पूरा काफिला लगा हुआ था। पूरा 10-15 गाड़ी तो होगा ना, 2 गो था। 2 था। मुखिया लोग के तो 15-20 गाड़ी लेके चलता है मुखिया लोग, विधायक से ज्यादा। और तो मुखिया भी बने नहीं है, बनेंगे तो फॉर्चूनर लेंगे 2 गो। तो पहले बनने दीजिए। तो जब जा रहे थे, अगला आदमी पार्टी भी आ रहा था उधर से, अब पुल वाला जगह था। हमको बोले भैया आप कैसे बाहर निकल जाइएगा, आप तो मुखिया बनने वाले हैं। अगला जो गाड़ी लेकर आ रहा था, मतलब पुले पे दोनों पार्टी आमने सामने हो गए। हाँ, अगला पार्टी का भी मेरा पार्टी का भी, दोनों सामने सामने आ गए। और स्कॉर्पियो भाड़ा लाए थे, तो ड्राइवर बोला जल्दी चलना है। और जो लोग पैदल आ रहा था टेम्पो से, वो लोग सब हमको सपोर्ट किया, समर्थन किया। बोले कि भैया आप हमारे मुखिया हैं, आप कैसे बाहर उतर जाइएगा गाड़ी से, अगला पार्टी वाला उतरेगा। अब अगला पार्टी वाला उतरे तैयार नहीं, बोला कि हम भी नहीं उतरेंगे। हमको आ गया गुस्सा हमसे कि बनने वाले हम मुखिया, का समय रहा, निकाले काटा को मार दिया, पेल दिए सबको। फिर
लगा कि इसको मुखिया बना दे तो पूरा गाँव का पेल देगा। तो फिर हार गए कि नहीं, वोट मतलब आदमी भड़क गया फिर? नहीं, वैसा नहीं कर सकते हैं भड़क गया, आदमी सोचा कि विधायक लायक है। तो अगला बार मतलब विधायक में फिर खड़ा हूँ। हाँ मतलब इसके बाद आप पॉलिटिक्स में बने रहेंगे? हाँ, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्या है कि पॉलिटिक्स तो जैसे मेरा पार्ट टाइम काम, मेरा धंधा तो कुछ अलग ही है। हाँ मतलब धंधा से क्या, कैसा धंधा है आपका? धंधा अभी बताया था ना, हम मास्टर हैं, ओ। गुरुजी। धंधा से हमको कुछ और, ठीक है। तो मेरा धंधा, ओरिजिनल धंधा मेरा ट्यूशन ही है। ये तो पार्ट टाइम आ गए, कभी मन किया तो मन मौजी चल रहा है पॉलिटिक्स में, कभी मुखिया तो कभी विधायक कभी जिला परिषद। घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर कोचिंग सेंटर अपना खोल के रखे हैं? ना सरकारी स्कूल का ना, उसी के बरामदा में पढ़ाते हैं। और सरकारी स्कूल के बरामदा में आप पढ़ाते हैं? हाँ, तो सरकारी संपत्ति है। और तो सरकार भी तो हमारा, इसलिए सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वहाँ के लोगों से बात होता है। अच्छा, आप अभी ट्यूशन मास्टर से अगर वही सरकारी स्कूल के हेड मास्टर बन जाए तो फिर आप क्या करेंगे, उस स्कूल को और बेहतर कैसे बनाए? सबसे पहले जो बच्चा मेरे पास पढ़ने आता उसके लिए बड़ा सा रूम स्कूल वाला अपना बच्चा के लिए रखेंगे सेफ। मतलब अपने ट्यूशन के लिए एक रूम हथिया लेंगे? हाँ, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ मेरे पास ट्यूशन, उस लोग बरामदा में कभी बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, और रूम आ जाएगा तो और बच्चा आएगा, लोगों को मोटिवेशन आएगा। मतलब आपके ट्यूशन में और बच्चे फिर आएंगे। उसके बाद एक आध रूम ऐसे डीलर साहब गाँव वाला थे, वो बोल रहे थे कि मेरे पास चावल वाला जो लोग पास आता ना है, चावल राशन वाला, रफी कम पड़ा था, तो सोच रहे थे को भी एक रूम अलॉट करवा देते हैं, उधर से भाड़ा भी कुछ आ जाता। मतलब आप एक रूम अपने ट्यूशन के लिए आप रख लीजिएगा, एक राशन वाला को दे दीजिएगा। तो फिर मतलब सरकारी स्कूल में जो बच्चा आता है वो कहाँ पढ़ेगा? अरे आदमी सरकारी स्कूल में अगर पढ़ेगा तो हम ट्यूशन किसको पढ़ाएंगे, उसके लिए तो चाहिए ना आदमी। मतलब सरकारी स्कूल को बेहतरीन नहीं बनाने की कोशिश कीजिएगा। और बेहतरीन उसको घर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट क्लास बना देंगे। बिहार में देखिए सब टॉप करेगा मेरा बच्चा। लेकिन बच्चा लोग तो कहता है कि आप ट्यूशन में पढ़ाते कम हैं और खिलाते जाता है, कंचा उंचा लेके जाता है, लेकिन ट्यूशन खेलते रहता है, 1 घंटा टाइम पास ऐसे हो जाता है वो लोग। अरे देखिए वो लोग ऐसे बोलते रहता है, एक्चुअली बात है, आप न्यूज पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ते हैं, न्यूज तो देखते रहते हैं। बिहार में जो लोग टॉप करता है, वो लोग पढ़ थोड़ा टॉप करता है, वो लोग चीटिंग से टॉप करता है। तो ये लोग चीटिंग की व्यवस्था लगाए हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो चीटिंग मतलब कैसे, क्वेश्चन उच्चन आ जाता है आपके पास? क्वेश्चन, हाँ हाँ जी, तो ना आ गया तो व्हाट्सएप पे आता है? अब ये सब बात खुलासा करना चाहिए नहीं, लेकिन आ जाता है। तो आप उसे पढ़वाते हैं, रटवाते हैं पूरा कि या और फिर रटवा के सबको टॉप करा देते हैं। वहाँ एग्जाम हॉल में भी चीटिंग उटिंग कोई मतलब व्यवस्था रखे हैं? एग्जाम अरे हॉल में जैसे टीचर से वहाँ जो एग्जामिनर है उससे सेटिंग उटिंग करके कुछ? अरे तो हम ही बार अकेले माल खाएंगे, बच्चा लोग से लूटेंगे तो हम ही बार खाएंगे। सबको खिलाते हैं, मास्टर, हेड मास्टर, बीओ सबको खिलाते हैं, कलेक्टर तक सबके पैसे जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर और जो आपके पास आता है उसमें बच्चा लोग से वही ट्यूशन फीस में आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं या फिर उसके लिए अलग से पैसा लेते हैं बच्चा लोग से? नहीं देखिए, उसके लिए सबसे सिंपल है, अलग से स्कीम निकालते हैं टॉपर्स के लिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, उस हिसाब से पैसा ले लेते हैं। और सब तो चाहेगा फर्स्ट डिवीजन, सबके पिताजी फर्स्ट डिवीजन हो जाए, सबसे 55-10 हज़ार रुपये करके वसूल लेते हैं। मतलब इतना जनसंख्या है, 1-2 करोड़ आ जाता है। 1-2 करोड़? अरे तो अरे छोड़िए सब बात, कितना कलेक्शन होता है सर। कैसे बिहार की शिक्षा प्रणाली और बेहतर होगा? सबसे पहले तो अभी जो सरकार के नियम है ना, इसको पहले हम चेंज करना चाहेंगे कि परीक्षा वाला दिन इंटरनेट बंद कर देता है। इंटरनेट बंद कैसे होता है कि जो पेपर हम लोग पास आता है, बच्चा पास व्हाट्सएप नहीं भेज पाते हैं। अब सबके बच्चा के तो ज़्यादा घर घर पहुँचाना क्वेश्चन मुश्किल होगा ना, और उतना पेपर के प्रिंट आउट कराना। तो हम सबसे पहले इसको सुधार करेंगे। जो क्वेश्चन आपके पास लीक होके आता है मतलब उसका संचार व्यवस्था सही कीजिएगा। हाँ, तो इससे फिर तो बच्चा लोग मतलब बिना पढ़े पास हो जाएगा। और तो साक्षरता दर बढ़ेगा बिहार के, लेकिन नॉलेज तो नहीं बढ़ेगा। नॉलेज कहाँ वैल्यू है? नॉलेज की वैल्यू नहीं है कि नहीं? ना डिग्री की वैल्यू है। अच्छा, मान लेते किसी का नौकरी लग गया डिग्री के अथी पे भी, तो फिर नॉलेज नहीं रहेगा तो काम किसे करेगा? कर लेगा, ऐसे थोड़ी ना अप्लाई कर लेगा, कर लेगा, बहुत आसानी से कर लेगा। जैसे मान लीजिए आप इतना दिन पढ़े,
मान लीजिए अभी तक आप पीजी उजी क्या किए होंगे हमको नहीं पता। जैसे मान लिया आप कर लिए, आप बन गए चपरासी, आपको फाइल ढोने के लिए बोल दिया, तो इसमें कहाँ से सीखने की जरूरत है कोई जरूरत? नहीं, वो तो अनपढ़ आदमी कर लेगा। ऐसे आजकल चपरासी के लिए सब MBA कर करके फार्म भर रहा है कि नहीं। हाँ, अरे वो इसलिए तो कुछ सीखना ही नहीं है। आप बनेगी चपरासी, चपरासी क्या करना, आप कलेक्टर बन जाइएगा, गाड़ी मिलेगा घूमते रहिए। घूमने में कोई स्किल चाहिए? ना, लेकिन कलेक्टर का तो बहुत काम उम होता है। अरे काम क्या होता है, लाल बत्ती गाड़ी मिलता है, वो सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, चलिए भाई चलो आज चलना छपरा, तो चलना ससारा, कहीं निकल लीजिए। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है आपके बारे में इंटरनेट पे चलती है कि आपके पिताजी ने आपको बीड़ी पीते हुए जो है गुमटी पे पकड़ लिया था। फिर क्या हुआ था उसके बाद? मार वार भी खाए थे? देखिए, मार तो नहीं खाए थे, लेकिन ये बात सच है कि मेरे पिताजी हमको पान गुमटी में बीड़ी पीते पकड़ लिए थे। बगल में गुमटी था, बीड़ी पी रहे थे। फिर पिताजी आराम से बोले कि चलो घर। हमको भी डर लगा कि आज तो मेरा अच्छा से कुटाई होगा। वहाँ गए तो मेरे पिताजी बोले कि बीड़ी क्यों पीते हैं। मेरे पास कोई सवाल का जवाब नहीं था, तो वो बोले कि कोई अच्छा सा दुख भरी कहानी रखो कि काहे पीते हैं, जैसे ब्रेकअप हो गया तुम गम में पी रहे हैं। उसके बाद बोले कि बीड़ी क्या पीता है, पीना है तो गांजा पियो, उसमें चरम स्पर्श होगा। ऐसे बोले आपके पिताजी? हाँ, कैसे? और वही ना लाइटर सुलगा भी दिए चिलम। बड़ा अजीब बात है। अजय ने पिताजी बहुत अच्छे थे, अजीब नहीं, मतलब बोलते हर एक चीज को मोटिवेट करते, इसके पीछे दुख कुछ कहानी बताओ, मैनिपुलेट कर दो आदमी को। मतलब जैसा? जैसे अभी बोले गांजा के लिए, बोले गांजा पी रहे थे, तो बोले क्यों पी रहा था, तो बोले कि दुख मेरे, अब लड़की छोड़ दे, दिल में दर्द होता ना, तो यहाँ पे जो आग लगा उसको बुझाने के लिए कुछ चाहिए ना, जैसे हमारा दारू ही पी लिए, आग है, पानी जाएगा बुझ जाएगा, लो जी। मतलब आपने गांजा पीना भी शुरू कर दिया था पिताजी के कहने पे? हाँ, वो तो पिताजी के वरदान था। अच्छा, गांजा से मुझे एक और चीज ख्याल आया। इंटरनेट में बहुत जगह आपने देखा होगा कि गांजा पीने से लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वगैरह गांजा वगैरह पीते रहते हैं। तो आपका क्या विचार है इस पे? क्या इस बात में कितना सच्चाई है? देखिए, बात सच्चाई है कि गांजा पीने से जो लोग बोलते हैं एकाग्रता बहुत जबरदस्त, इतना जबरदस्त एकाग्रता बढ़ता है, जैसे आप कहीं एक जगह देख रहे हैं ना, वहीं पे देखते रह जाइएगा, ऐसा इस लेवल का एकाग्रता बढ़ जाता है। और इस लेवल का एकाग्रता बढ़ जाता है, उसको हम लोग लोकल लैंग्वेज है ना इधर बिहार में, उसको भूई होना बोलते हैं, भंड हो जाना। भंड हो जाना। और उसी को जो अंग्रेज है, CBSE बोर्ड वाले सब, वो लोग कंसंट्रेशन एकाग्रता बोलते हैं, हम लोग इधर भंड होना बोलते हैं। दोनों बस फर्क यही है कि वो एकाग्र है तो किसी काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, अगर भंड है तो इजी काम भी नहीं होगा। अच्छा, गांजा पीना भी एक नशा करना है? नहीं, ये एक स्किल है, इसको बोल सकते हैं, मतलब आर्ट। लेकिन ये तो नशा में आता है। अरे तो आदमी तो नशा इसको बोलता है कि हमको पढ़ाई का नशा है, कोई स्पोर्ट्स का नशा है, विराट कोहली बोलता है स्पोर्ट्स का नशा है हमको, क्रिकेट का। अच्छा, एक और नशा होता है शराब का नशा। अब गांजा का नशा लोग पीता है तो मतलब शांत रहता है, लेकिन शराब का नशा करने के बाद झगड़ा करने लगता है, किससे भी गाली गलौज, सड़क पे तोड़ फोड़ करने लगता है। जैसे आप बोले गांजा पीने के बाद आदमी शांत रहता है, और दारू पीने के बाद लड़ाई करता है। आप कभी दारू पिए हैं? कभी कदार पी लेता हूँ मैं। तो आप अपने घर वाले रिश्तेदार या किसी दोस्त यार पहचान लेंगे, हाँ, पी के पहचान लेंगे, इतना भी ज्यादा कितना भी पी लिए तो पहचान तो लेंगे। नहीं। हाँ, पहचान लेंगे। और कौन क्या बोला आपको वो भी सुनाई देगा। जी बिल्कुल। लेकिन अब कभी गांजा पीजिए, किसी को नहीं पहचान पाइए, जिसे तो बचपन से रहे उसको नहीं पहचान पाइए। अच्छा, ऐसा होता है? तो आप क्या ही रिएक्ट कर लीजिए किसी के साथ, तो आपको मजबूरी है शांत रहना। ये मतलब कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। दिमाग काम करना बंद करता है कि नहीं? कह सकते हैं दिमाग काम करना बंद करता है, दिमाग काम करना बंद तो। आपके बारे में इंटरनेट पे बहुत सारे सवाल चलते हैं। उन सवालों में से कुछ एक सवाल मैं लाया हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत है आपके लाइफ से।
तो हम जानना चाहेंगे कि आपने मगध ओझा जी ने लव मैरिज किया या फिर अरेंज मैरिज? सवाल बिल्कुल सही है। जैसे मेरा मैरिज की बात अगर कहा जाए तो वो पकड़ुआ ब्याह हुआ है। पकड़ुआ बिया? ये कैसा होता है भाई पकड़ुआ बिया? जैसे बिहार में से अब दिल्ली में रहते होंगे, तो दिल्ली वगैरह में होता क्या चाहिए कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, ठीक। या लव किसी से है, लड़का लड़की में साथ में घूमने वगैरह पार्क वगैरह है, बहुत टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ जगह नहीं है, तो और वहाँ भी लव होता है। तो जब लड़का लड़की कहीं मिलने गए तो बिहार में खेत खलियान है, खेत में चले गए मिलने। लेकिन किसी को अगर गांव का, अच्छा कहीं गांव वाला को लगे तो वो पकड़ा के जबरदस्ती शादी करा दिया जाता है। मतलब खेत में पकड़ा गया, साथ में तो शादी हो गया वही? हाँ, यही तो पकड़वा दिया। तो उस लड़के से आप प्यार करते थे पहले? मेरा साथ केस अलग है, पकड़वा भी अभी इसको नहीं कह सकते हैं कि मेरा केस कुछ अलग है। मेरे साथ हुआ ये था कि बाहर के फॉरेनर को टूरिस्ट थे, रसियन आई थी घूमने और किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी, रियल इंडिया और रूरल इंडिया, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। तो आई मेरे बिहार ऐसे भी पिछड़ा है, वहीं पे एक्चुअली रूरल एरिया देखने को मिल सकता था। तो आई तो हम ठहरे मास्टर जी, किसी को समस्या हम देखे उसका प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे तो मेरी जमीर में ठोस लगने वाला बात है। तो लड़की को देखे तो उसे मतलब किसी और से बात करे थी, और वो लोग कहाँ से रसीन लेना समझ में आएगा। लेकिन हम मास्टर जी तो हम समझ गए लैंग्वेज, हम तो मोबाइल में बहुत देखे हैं रसियन। और रसियन का लेक्चर देखते हैं? हाँ, बहुत डेवलप्ड कंट्री है तो वहीं से लेक्चर देखते हैं, वहीं से सीखते हैं हम भी हैं। तो उसको लगे समझाते उसको हम भी थे और खेत की ओर ले गए। तो खेत की ओर कह ले गए उसको? खेती बाड़ी देखने आई थी, तो रूरल इंडिया में, रूरल में क्या होता है खेती बाड़ी, तो वहीं देखने ले गए। और वहीं उसके बाद खेत, सरसों खेत में शुरू ले गए, फिर राहड़ खेत में ले गए। तभी राहड़ के जो मालिक वाला था ना, आ गया वहाँ पे, आया तो उन लोग को पकड़ लिया। अब पकड़ा और 2-4 रुकाऊ बुला लिया। उसके बाद हम लोग शादी कराने की बात करने लगा। रसियन थी और समझाई कि आई एम नॉट इंडियन, ऐसा कुछ। लेकिन वो लोग मानता किसी को नहीं है, शादी करवा दिया। तो आप नहीं समझाया फिर गाँव वालों को? जब अंदर खुशी रहे तो समझाना चाहिए कि मौका का फायदा उठा लेना चाहिए। तो आप कर लिए भाई कि नहीं? हाँ, इस प्रकार मेरा पकड़वा भी हुआ था। तो आपने अपने जीवन काल में शिक्षक रहे, एक आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी जाने जाते हैं, साथ ही साथ आप जो है अब राजनीति में भी आ गए। तो इन तीनों में से सबसे प्रिय कौन सा है मगध ओझा जी के लिए? देखिए, मेरा हिसाब से सबसे प्रिय मेरा तो वही ट्यूशन पढ़ाने वाला है। मास्टरी वाला धंधा। हाँ, उसमें पैसा ठीक ठाक हो जाता, कोई रिस्क नहीं। यही अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो अब बताए थे कि हम चुनाव वाला टाइम लड़ाई झगड़ा हो गया था, थाना पुलिस केस, जेल उल सब जाना थोड़ा ही सब कठिन वाला काम है। अब मोटिवेशनल स्पीकर वो सबसे ईजी है, उससे ईजी इस दुनिया में कोई काम नहीं है, बता रहे। एक टीचर में आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो हर साल कम से कम आपको पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर क्या है, कोई कुछ पूछा कुछ बोल दीजिए, जितना ज्यादा उल्टा बोलिएगा उतना बढ़िया। आदमी को समझ में कहा था, उसमें थोड़ा जोर लगा के बोलिए, बात में जोर दीजिए, उसको लगेगा बहुत तेज आप है। यही मोटिवेशनल स्पीकिंग है, आप भी कर सकते हैं। मतलब आप मोटिवेशनल स्पीकर बनिएगा? ये काम सोच रहे तो पैसा बहुत, जैसे आप ही पॉडकास्ट में बोला है, पैसा दिए तभी ना आया हम। तो ये सब बात बताने वाले नहीं तो ठीक है, काट लीजिएगा आप। तो इस मोटिवेशन से करो, पैसा बहुत अच्छा मिलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को अपना जो है मार्गदर्शन देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है मगध ओझा सर के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले पॉडकास्ट में पटना के फरहान सर के साथ पॉडकास्ट करें, उन्हें लाएं यहाँ और आप लोग से जो है
रूबरू कराएं, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि फरहान सर ऐसे छोटे मोटे चैनल पे आते नहीं है, सब्सक्राइबर चाहिए उसके लिए। तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर कर दो सब में भाई, 10 लाइक आ जाना चाहिए वीडियो पे।